नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस के आला नेताओं ने यह विचार कर लिया है कि वे क्यों कर हारे और आगे क्या करें, लेकिन इस विचार से कोई जवाब नहीं निकला है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ले देकर सोनिया गांधी को आगे के लिए रोड मैप बनाने को कहा गया, पर सोनिया गांधी रोड मैप नहीं बना सकती है। उनके नाम पर यह काम या तो पुराने नेता करेंगे या राहुल गांधी की टीम करेगी। दोनों टीमें लूटी पिटी है। कांग्रेस इनसे री इन्वेंट नहीं हो सकती है। कांग्रेस को दीमक लगा है, कांग्रेस जर्जर है और उसका भविष्य तभी है जब नरेंद्र मोदी की काट वाला उन जैसा ऊर्जावान और 100% राजनीतिबाज नेता उभरे। कांग्रेस भले परिवार के खूंटे से बंधी रहे, लेकिन उसे भाजपा की तरह एक दमदार नेता जरूर खोजना होगा, उसे उभारना होगा। जैसे आरएसएस ने दिल्ली से दूर बैठे नरेंद्र मोदी को आगे किया, उन्हें मौका दिया, वैसे गांधी परिवार को दिल्ली से दूर नए और ऊर्जावान नेता को आगे लाना होगा। यह काम आसान नहीं है। जैसे भाजपा में दिल्ली के पुराने स्थापित नेताओं ने तमाम रोड़े अटकाए, वैसे कांग्रेस के कुंडली मारे बैठे नेता नए प्रयोग नहीं होने देंगे। सवाल यह भी है कि पूरी कांग्रेस में नरेंद्र मोदी जैसा ऊर्जावान नेता कौन है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और सुर्खियां है। शुरुआत गपशप से करते हैं। नरेंद्र मोदी कैसी काबीना बनाएंगे, इसका सस्पेंस जारी है। उन्होंने खुद टेलीविजन चैनलों और अखबारों पर तंकीद करते हुए कहा है कि मीडिया के लोग काबीना बना रहे हैं, उन्हीं की फहरिस्त ले लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी छोटी और मुअस्सिर काबीना बनाने की सोच रहे हैं, तो दूसरी जानिब हिमायती पार्टियों का कहना है कि काबीना बड़ी होनी चाहिए ताकि सबको जगह मिल सके। बीजेपी के दोनों बड़े हामी टीडीपी और शिवसेना समेत सभी हलीफ जमातें हुकूमत में मुनासिब नुमाइंदगी चाहती हैं। यानी नरेंद्र मोदी अगर अपनी काबीना छोटी बनाते हैं और हिमायतियों को मुनासिब नुमाइंदगी देते हैं तो बीजेपी के कई रहनुमा को बड़ी मायूसी हाथ लगेगी। बहरहाल मोदी की काबीना को लेकर कई तरह की थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी छोटी और कम्पैक्ट हुकूमत की है, जिसमें सुपर वजारत होंगी और एक काबीना के नीचे कई ममलिकती वजीर होंगे। दूसरी थ्योरी हिमायतियों को लेकर एक बड़ी हुकूमत बनाने की है। बीजेपी रहनुमाओं के बारे में एक थ्योरी ये है कि सारे सीनियर और बुजुर्ग रहनुमा हुकूमत से बाहर रहेंगे, लेकिन इससे अलग एक थ्योरी ये भी चल रही है कि चूंकि बीजेपी में तजर्बेकार रहनुमाओं की कमी है, इसीलिए मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज जैसे कायदीन को जगह मिलेगी। नौजवान बनाम बुजुर्गों के अलावा एक बहस टेक्नोक्रेट बनाम सियासी शख्सियात की भी है। इस साल के आखिर तक 5 सूबों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। अपनी रिवायत के मुताबिक बीजेपी तकरीबन सभी सूबों में वज़ीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। यानी जिन सूबों में इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। आम इंतखाबात के नताइज की बिना पर लीडर अपना दावा पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की परेशानी ये है कि वो अपने वज़ीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे या पुराने फॉर्मूले पर शिवसेना को दावेदार बता दे। अगर बीजेपी अपने दावेदार का ऐलान करती है तो गोपीनाथ मुंडे का नाम सबसे आगे है। वैसे नितिन गडकरी के करीबी कुछ रहनुमा सूबाई सदर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम की बहस है। हालांकि वो रुकने पार्लियामेंट बन गए हैं। उनके अलावा किरण बेदी ऐलान करदा दावेदार बन गई हैं और विजय गोयल व विजेंद्र गुप्ता भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी के जराये के मुताबिक हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु को वजीर आला के ओहदे का दावेदार बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ उनको जोड़कर इंतखाबात में लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से मफाहमत कर सकती है, इसीलिए माना जा रहा है कि वहाँ वज़ीर आला के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान शायद न हो। झारखंड में बीजेपी ने आम इंतखाबात में 14 में से 12 सीटें जीती हैं। तभी इंतखाबात की कमान संभाल रहे अर्जुन मुंडा को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी के करोड़ों हामियों ने अखलाकी तौर पर और हजारों ग्रुपों ने मुश्तरका तौर से उनके लिए तशहीर की थी और उनकी मुखालफत का जवाब दिया था। यानी अब उनके हामी उनकी हुकूमत का एजेंडा भी तय कर रहे हैं। सोशल मीडिया में पाकिस्तान की मुखालफत, मंदिर की तामीर और आर्टिकल 370 हटाने जैसे इश्यूज का एजेंडा जोरों शोर से चल रहा है, लेकिन साथ साथ एक एजेंडा भारत रत्न का भी है। कांग्रेस की हुकूमत में अनदेखे रह गए खास लोगों की एक फहरिस्त थोड़ी बहुत तरमीम के साथ इन दिनों सुर्खियों में है, जिनको भारत रत्न देने का मुतालबा हो रहा है। इस
फहरिस्त में पहला नाम मदन मोहन मालवीय का है। मोदी ने मालवीय जी के पोते को अपना नाम पेश करने के लिए आगे किया था। इसी तरह कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए भारत रत्न को सुभाष चंद्र बोस के अहले खाना ने लौटा दिया था। कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत फिर से उनको भारत रत्न दे सकती है। जनसंघ और बीजेपी से जुड़े रहे दो रहनुमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न देने का मुतालबा जोरों शोर से उठ रहा है। गुज़िश्ता साल यूपीए हुकूमत ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था। उनके मुकाबले इस बार मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न बनाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आने वाले दिनों में ये फहरिस्त लंबी होती जाएगी। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे देश के मूड को बूझ सकेंगे। हिंदुस्तान में नई हुकूमत की हल्फबर्दारी से 3 दिन कबल अफगानिस्तान के हेरात में भारी हथियारों से लैस 4 इंतहा पसंदों ने आज सुबह हिंदुस्तानी काउंसलेट पर हमला कर दिया। करीब 10 घंटे तक चले तसादुम में चारों हमलावर मारे गए। जुमा को सुबह 4 बजे से थोड़ा पहले 4 हमलावरों ने हेरात में वाक़ काउंसलेट के बगल वाली इमारत से मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया। हमले में काउंसलेट की इमारत को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने हिंदुस्तान में नौ मुंतखब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की और हमले को नाकाम बनाने के लिए अफगान फौज की जानिब से की गई कार्रवाई के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मोदी ने इस हमले की मसम्मत की और कहा कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इससे कबल उन्होंने काबुल में तैनात हिंदुस्तानी सफीर से भी बातचीत की थी। हमले के बाद अफगानिस्तान में बाकी कमीशनों के तहफ्फुज़ को सख्त कर दिया गया है। सदर प्रणब मुखर्जी और कारगुजार वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी इस हमले पर सख्त नुक्ताचीनी की है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील 6 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। हत्क इज्जत के मामले में जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बाद बुध को जेल भेजे गए केजरीवाल को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। समाअत के दौरान केजरीवाल ने फिर बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। उनके वकील ने कहा कि यह उनके उसूलों के खिलाफ है। वो ज्यादा से ज्यादा ये हलफनामा दे सकते हैं कि जब भी अदालत उनको बुलाए कि वो हाजिर होंगे। बेल बॉन्ड भरने से इनकार के बाद अदालत ने उनको 2 हफ्तों के लिए हिरासत में भेजने का हुक्म दिया। उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी। मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल के इस बर्ताव पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी कानून से नावाकिफियत के लिए सरजनिश भी की और कहा कि अगर उनकी पार्टी के दूसरे रहनुमा बेल बॉन्ड भरकर जमानत ले सकते हैं तो वो क्यों नहीं ले सकते। बिहार में नई बनी जीतन राम मांझी की हुकूमत ने अदम एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। 237 रुकनी मौजूदा असम्बली में हुकूमत की हिमायत में 145 वोट पड़े। जदयू के अपने 117 असम्बली अरकान के अलावा आरजेडी के 21, कांग्रेस के 4, 2 आजाद अरकान और सीपीआई के 1 रुकन असम्बली ने वजीर आला की जानिब से पेश किए गए अदम एतमाद की हिमायत में वोट किया। 88 अरकान वाली बीजेपी ने तजवीज पर वोटिंग से ठीक पहले ऐवान से वॉकआउट कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते को नीतीश कुमार ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और अपनी जगह जीतन राम मांझी को वजीर आला तकर्रुर किया था। उनको 20 मई को हलफ दिलाया गया था। पार्टी से बगावत करके राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा इलेक्शन लड़े साबिक मरकजी वजीर जसवंत सिंह ने आज बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। दोनों लीडरान की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों के करीबी जराये का कहना है कि दोनों लीडरान के बहुत ही पुराने और अच्छे ताल्लुकात हैं और यह मुलाकात एक बाहमी मुलाकात थी। बाड़मेर सीट से बीजेपी ने कांग्रेस से आए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दिया था, जिससे नाराज होकर जसवंत सिंह बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े थे, जिसके बाद उनको पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी के हल्फबर्दारी तकरीब में श्रीलंका के सदर महिंद्रा राजपक्षे को बुलाए जाने के मसले पर तनाजा बढ़ गया है। एनडीए में शामिल एमडीएम के रहनुमा वाइको ने कहा है कि हुकूमत को इससे बचना चाहिए था, तो करुणानिधि की क़यादत वाली डीएमके ने कहा है कि उसे यह फैसला मंजूर नहीं है। इस बीच महिंद्रा राजपक्षे ने मामले को सर्द करने के लिए तमिल अक्सरियती वाले शुमाली इलाके के तमिल वजीर आला को भी अपने साथ हिंदुस्तान चलने के लिए मदऊ किया है। राजपक्षे के अफसरान को उम्मीद है कि शुमाली सूबे सीवी विघ्नेश्वरा सदर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको उम्मीद है कि इससे हिंदुस्तान की तमिल पार्टियों और श्रीलंका के तमिलों के बीच अच्छा पैगाम जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सोनिया गांधी और उनके करीबियों की सबसे बड़ी कमी यह रही
जो राहुल गांधी की कायदे से शिक्षा दीक्षा या कि ग्रूमिंग नहीं हुई। कायदे से हिंदी में भाषण देना भी उन्हें नहीं सिखाया गया, राजनीति में ट्रेंड नहीं किया गया। इसलिए नेतृत्व का संकट अब कांग्रेस की नंबर 1 चुनौती है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। कांग्रेस पार्लियामानी बोर्ड के इजलास से कबल सोनिया गांधी को ही रहनुमा चुनने का शोर तेज हो गया है। आम इंतखाबात में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें पार्टी के सभी रहनुमाओं ने एक आवाज में सोनिया और राहुल की क़यादत में यकीन जाहिर किया। साथ ही सोनिया गांधी को हक दे दिया कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरी फैसले करें। उस वक्त तक ये बहस थी कि कमलनाथ या वीरप्पा मोइली में से किसी एक को पार्लियामानी बोर्ड का रहनुमा बनाया जा सकता है, लेकिन पार्लियामानी बोर्ड के इजलास से कबल ही सोनिया गांधी पर ओहदा संभालने का दबाव बना दिया गया है। जाहिर है कांग्रेस के लीडर खानदान के खूंटे से आजाद होना नहीं चाहते। बीजेपी ने 2009 का आम इंतखाब लालकृष्ण आडवाणी को आगे करके लड़ा था। वो इंतखाब जीता नहीं सके तो अगले इंतखाबात में पार्टी ने क़यादत में तब्दीली कर दी। तमाम बुजुर्गियत और वकार के बावजूद आडवाणी को किनारे किया गया और गांधीनगर में बैठे नरेंद्र मोदी को आगे किया गया। क्या कांग्रेस राहुल को बदल कर नया रहनुमा आगे करने की सोच सकती है? कहने को कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने राहुल को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि कांग्रेस ने इंतखाबात राहुल गांधी की क़यादत में ही लड़ा था। कांग्रेस का इतनी बुरी तरह से हारना आखिरकार सोनिया और राहुल गांधी की ही शिकस्त है। इन दोनों ने ही मरकज में मनमोहन सिंह जैसा वजीर आजम बैठा कर रखा, जिसके कामकाज से कांग्रेस की लुटिया डूबी। राहुल के कामकाज में भी सियासी तरबियत की कमी साफ नजर आई। उन्होंने किसी पॉलिसी, उसूल या तस्लीम शुदा सियासी तौर तरीकों की बजाय मनमाने ढंग से सियासत की। कभी ऐवान में कुछ बोल दिया, कभी पार्टी के इजलास में कुछ बोल दिया और उसके बाद गायब हो गए। उनके कामकाज में मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल नहीं रही। उन्होंने ऐसे मुशीरों की टीम बनाई जिनके सियासी कामकाज का अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के लिए बनी कमेटी ने भी कोई कामकाज नहीं किया। कांग्रेस मुसलसल कहती रही कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत पोलराइजेशन कराने वाली है, लेकिन इंतखाबात के दौरान कभी भी कांग्रेस रहनुमाओं ने, खास तौर से सोनिया या राहुल गांधी ने, मोदी मुखालिफ पार्टियों को एक साथ लाने की कोई पहल नहीं की। यह क़यादत की सबसे बड़ी नाकामी थी, लेकिन कांग्रेस इससे कोई सबक लेगी, इसमें शक है। इसकी वजह कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा की इस बात में दिखती है कि कांग्रेस या तो इक़्तिदार में रहती है या इक़्तिदार के इंतजार में रहती है। यानी कांग्रेस रहनुमा मानकर चल रहे हैं कि ये हार वक्ती है और कुछ वक्त के बाद फिर से कांग्रेस इक़्तिदार में आ जाएगी। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक कंप्यूटर है तो कांग्रेस उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। हालांकि लोगों ने ये सेटिंग बदल दी है। तभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े बहरान को नहीं पहचान पा रही है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी क़यादत को लेकर है। उसे नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए उनकी तरह पुरजोश और सियासत की समझ रखने वाला लीडर चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसे समझ नहीं रही है। उसके रहनुमा राहुल गांधी हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रियंका गांधी के बारे में सोचा जा सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी मंथन पर चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस अब तभी बच सकती है जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों की सघन राजनीतिक ट्रेनिंग हो। फालतू बात है कि प्रियंका वाड्रा में लीड करने का मादा है। उन्हें भी उतनी ही ट्रेनिंग की जरूरत है जितनी राहुल गांधी को है, लेकिन क्या कोई इस तरह सोच रहा होगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, कांग्रेस कार्य समिति ने विचार किया कि क्यों हारे और अब आगे क्या करें, लेकिन क्या इस सारी कवायद के अंदर और सोनिया गांधी को रोड मैप, आगे का रोड मैप बनाने के लिए कहा, इससे कुछ बनेगा? इससे और कांग्रेस में अंदर माहौल क्या है? जहां तक समझ में आ रहा है कांग्रेस के अंदर माहौल तो बहुत ही डिप्रेस, डिमोरलाइजेशन का है। बनेगा नहीं बनेगा, खैर 3-4 दिन में तो वो नहीं, ब्लूप्रिंट एक रोड मैप का नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब मिली तो जो लोग उनके कार्यकर्ता और लोग जिन्होंने इनका समर्थन किया, या देश भी, क्योंकि आज जैसे देश चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर करे, देश ये भी चाह रहा है कि कांग्रेस चाहे कितनी कमजोर होके एक ऑपोजिशन का रोल अदा करे। तो सबका इंटरेस्ट है, सबकी निगाह टिकी हुई है कांग्रेस की तरफ। लेकिन इसका बड़ा घिसा पिटा रिस्पॉन्स निकला CWC से, और कुछ भी एक नया नोट स्ट्राइक करते, ये नहीं कि पूरा ब्लूप्रिंट जैसा मैं कह रही हूँ कि एक्शन प्लान का होता। वही चीज के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, बाकी सारा टाइम
उनको मनाने में लगा कि आप नहीं करिए। मैं तो मानती हूँ कि अगर सिंपली ये भी कहा जाता कि जो लोग बैठे हुए हैं सब कोई बताएं क्यों ऐसा हुआ और आगे क्या करना चाहिए, खुल के ईमानदारी से, चाहे किसी पे भी निशाना हो, वो भी एक नई शुरुआत होती कि नया नोट है, मतलब हार्ड रियलिटी को देखने की एक तमन्ना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे और भी सरप्राइजिंग जो लग रहा है ना, जो पहले प्रधानमंत्रियों के या पहले कांग्रेस के नेताओं ने बहुत डिफीट्स देखी हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लेकिन उसके बाद वो लोगों से मिलते थे, स्टेट्स के लीडर में तांता लगा रहता था। ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। नहीं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि जिस सदमे में है या कांग्रेस को जितनी बुरी हार हुई है उससे बाहर निकलने के लिए जो राजनीतिक लीडरशिप होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि या तो बहुत पुराने नेता घिसे पिटे या बिल्कुल नए जो नौसिखिए जो प्रमाणित हुआ है। ये सबसे बड़ा संकट नेताओं का नहीं है, कार्य समिति ही अगर पूरी तरह बदल दे या कुछ ऐसा क्रांति, मतलब ऐसा ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए कुछ। या आप मानते कि वो इसी कार्य समिति में कोई हल निकल आएगा? मुझे नहीं लगता है कि वही पुराना तरीका, टेक्निकल रिचुअलिस्टिक रिस्पांस, इससे आज के संदर्भ में जब आपका जो विरोधी है वो एकदम मतलब वो तो डिलीवर करने जा रहा है, वो डिलीवर भी, और वो अप्रत्याशित एक के बाद एक इस तरह वो एक्टिव रहेगा कि उसके सामने कोई ऊर्जावान कांग्रेस का नेता मतलब शायद ही कोई निकल आए। पार्लियामेंट में फेस करना, बाहर फेस करना, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर टैलेंट नहीं है या दिग्गज नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता क्राइसिस ही लीडरशिप की है वहाँ, उसी से सब कुछ फ्लो कर रहा है। मीजा जी, अब 10 साल के अनुभव और तमाम अनुभव के बाद आपका ये नहीं मानना है कि राहुल गांधी की जो ग्रूमिंग होनी चाहिए, या मेरा तो प्रियंका वाड्रा को भी लेकर जो राजनीतिक शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, भाषण देने की कला से लेकर, हिंदी की से लेकर, और राजनीतिक समझ फार्मूले वो होनी चाहिए, उसमें बुनियादी कमी रह गई जिसके कारण ये संकट स्थायी तौर पर बना रहेगा? मुझे लगता है कनेक्ट नहीं रहा है जी। जो मेन प्रॉब्लम रही है कनेक्ट की रही है। कहीं देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जैसे कि आरएसएस भाजपा के लिए है, उसी तरह गांधी परिवार कांग्रेस के लिए एक जो गोंद होती है जो इकट्ठा रखती है। नहीं, लेकिन उसी में मेरा कहना है कि आरएसएस ने सोच समझ के एक दूर के आदमी नरेंद्र मोदी को उतार दिया, दिल्ली के पुराने नेताओं को सबको हाशिए में डलवाया। परिवार किसी दूसरे को उभार कर कुछ अपना नए ढंग से सोच के करे, ये नहीं है। वही बात है कि क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप, अगर मान लीजिए आज गांधी परिवार को हटा दीजिए कांग्रेस से, तो कांग्रेस तो वो छूटा खत्म हो जाएगा, तो और सब बिखर जाएंगे, ये 44 भी बिखर जाएंगे। संभव नहीं है, ना वो विकल्प है। तो परिवार को ही सोचना पड़ेगा कि नेतृत्व है, किस तरह का क्या करना है। अगर मान लीजिए राहुल गांधी परिपक्व नेता के रूप में नहीं उभर के आए हैं, तो क्या आप अल्टरनेटिव मॉडल को किसी और को कर सकते हैं क्या? आप वहां रहेंगे उस पोजीशन में, लेकिन आप 4 वाइस प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट, जोनल वाइज ऑटोनॉमी दें उनको। एक नया मतलब अगर आपने सचिन पायलट को राजस्थान का इंचार्ज बना दिया है तो उसे काम करने दीजिए अगले 5 साल, उनको फ्री हैंड दीजिए। उसी तरह और स्टेट्स में भी उनको दिखाने दीजिए। और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि राहुल गांधी की फेलियर, ये कैंपेन का फेलियर, वो एक्सेस नहीं देना, ये सब है बेसिकली नॉट एबल टू कनेक्ट जो है। नहीं, और कनेक्ट के अलावा ये भी नहीं लगता कि राजनीतिक फार्मूलों समझ के नाते भी कि वो अपनी जो ही अपने पुराने जो फार्मूले, जात पात, मतलब नरेंद्र मोदी 1.25 अरब को, भले उसके बीच में पीछे कुछ भी और राजनीति, लेकिन 1.25 अरब से सीधे बात कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे, और ये अपने अलग अलग फार्मूलों में चल रहे थे, कैंडिडेट या जाति के आधार पर सोच रहे थे। ये नहीं लगता ये समझ का भी? देखिए, अगर आप अगर 10 लोगों से दिन में मिलेंगे, 100 लोगों से मिलेंगे, तो आपको आभास होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर आप मिलेंगे नहीं, अपने पार्टी वालों से ही नहीं मिलेंगे, या आपके सोनिया गांधी के लिए भी वो बहुत लोगों से मिलती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, फिर भी पिछले जो 5 सालों में हुआ है एक्सेस कंट्रोल हो गया है। जो लोग उनके आसपास हैं, ये दोनों जगह, राहुल गांधी के यहाँ भी, सोनिया गांधी के यहाँ बहुत ज्यादा एक्सेस कंट्रोल था। कुछ लोगों ने घेर कर उनको बिल्कुल अपने हिसाब से चलाया। पार्टी का जो कुछ कहना चाहता है, ये ठीक है कि आप नरेंद्र मोदी की तरह चाय बेचने वाले से आपका शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन आपको वहां एक उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत सोचने की जरूरत है। एसेंशियली बेसिकली ये नेतृत्व का सवाल है, किस तरह का नेतृत्व। पर आपने कहा कि बहुत सोचने की बात है, क्या सचमुच में कांग्रेस के आला कमान या 5-6 जो नेता है पहले परिवार सहित, वो सोचने की वो सोचने की भी क्षमता है? देखिए, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो स्थिति आ गई है वो पहले की लोगों की स्थिति में, पहले ऊपर नीचे कांग्रेस जो होती थी, इंदिरा गांधी थी, 98 में सोनिया गांधी आई, वही पुराने अनुभव के आधार पर ये चल रहे होंगे कि कोई बात नहीं, वक्त वापस आ जाएगा। 44 में जब 10 स्टेट्स में आप साफ हैं, 5 स्टेट्स में 2 है, आप पेरिफेरल स्टेट्स में सीमित हो गए हैं। आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि आपका अस्तित्व रहेगा भी कि नहीं। तो आप सोचेंगे नहीं तो कल हो सकता है कि ऐसी स्थिति भी आए, कांग्रेस टूट जाए, ऐसी स्थिति भी आए जो कांग्रेसी पुराने थे वो कहें कि हम रीग्रुप करते हैं, बिना फैमिली के करते हैं, या ये पूरा एक तरह से बिखर ही जाए, मामला ही नहीं बन पाए कुछ भी। तो ये देश, मैं तो मानती हूँ देश के ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, आजादी जिसने दिलाई, उसका एक रोल है, आज भी बहुत मजबूत और उसमें सोचना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए कि ये देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ऐसा होता। तो इसलिए सोचना और बहुत सीरियसली सोचना सबके लिए, मैं आई एम श्योर वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं मैं मानती कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बहुत अहम सवाल हो गया ये। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।